बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लास्ट वीडियो यानी कि 11th वीडियो जेंडर स्टडीज़ के कोर्स के ऊपर इसको कवर करने वाले हैं। इट इज़ गोइंग टू बी अबाउट द लास्ट सेक्शन जो रह गया है, दैट इज़ केस स्टडीज़। और विद दैट, बिफोर आई कंटिन्यू, if you haven't subscribed this channel already, then you know the drill. Just go like, subscribe and share this channel with your friends. And इसके साथ ही हम आ जाते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर। तो केस स्टडीज़ के बारे में द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ कि 2016 से लेके 2019 तक यानी कि इन 4 सालों में केस स्टडीज़ के ऊपर आज तक कोई सवाल नहीं आया। बट इट इन नो वे मीन्स कि अभी फर्दर भी इसके ऊपर कोई सवाल नहीं आएगा। तो हम आज जो केस स्टडीज़ को देखने वाले हैं वो मुख्तार अनमाई की हैं, शर्मीन उबैद चनॉय की हैं, मलाला यूसुफज़ई की हैं। और ये तीनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव से हैं। एक डिफरेंट स्टोरी लाइन है, डिफरेंट प्लॉट है, डिफरेंट प्लॉट होल्स हैं जो स्टोरी के थ्रू हमें पता चलेंगे। दीज आर बेसिकली इंस्पिरेशनल स्टोरीज जो कि आपको विमेन स्टेटस जो पाकिस्तान के अंदर है उसको भी थोड़ा हाईलाइट करके बताएंगी। मुख्तार अनमाई की जो स्टोरी है, जहाँ तक इसकी बात है, ये जेंडर वायलेंस अगेंस्ट जेंडर की भी बात हो सकती है, या फ्यूडलिज्म किस तरह टारगेट कर रही है या अब्यूज़ कर रही है वुमेन को, इससे भी रिलेटेड हम कह सकते हैं ये बात है। तो दिस इज़ अ वेरी ट्रैजिक स्टोरी एक्चुअली। एंड इसके अंदर हम शुरू करते हैं। 22 जून 2002 को अप्रॉक्सीमेटली 2 बजे मुख्तार अनमाई को रेप किया 4 बंदों ने, जो कि बिलोंग करते थे मस्तूई ट्राइब से। उनके जो विलेज था उसका नाम था मीर वाला और मुजफ्फरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ये रहती थी। एक इन्वेस्टिगेशन जो कि जुलाई के अंदर गवर्नर ऑफ पंजाब ने ऑर्डर की, उसमें ये सामने आया कि मुख्तार अनमाई के एक भाई हैं जो कि 12 साल के हैं, जिनका नाम अब्दुल शकूर है। उनको मस्तूई गैंग के 3 बंदों ने रेप किया था। अब द थिंग वाज दे थ्रेटन्ड हिम टू बी क्वाइट, बट जब ही रिफ्यूज्ड तो उन्होंने एक्यूज़ कर दिया अब्दुल शकूर को कि इसका सेक्सुअल रिलेशनशिप है मेरी बहन सलमा के साथ। ठीक है, अब सलमा जो थी, शी वॉज एटलीस्ट 6 years ओल्डर देन शकूर। मुख्तारन की फैमिली कमज़ोर थी, वो अपने इन सरदारों के साथ मुकाबला नहीं कर सकती थी। देयरफॉर उन्होंने पहले एक अरेंज करने की कोशिश की, एक सेटलमेंट, जिसके अकॉर्डिंगली उन्होंने कहा कि अब्दुल शकूर जो है वो सलमा से शादी कर लेगा और मस्तूई ट्राइब का कोई भी बंदा मुख्तारा से शादी कर ले। मस्तूई ट्राइब ऑल्दो ये बात मान गई थी और ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी थी, लेकिन हुआ ये कि जिन बंदों ने अब्दुल शकूर को रेप किया, मुख्तारा जो है वो आए अपनी फैमिली के बिहाफ के ऊपर और अब्दुल शकूर के बिहाफ के ऊपर, और वो आके माफ़ी मांगे और तो माफ़ कर दिया जाएगा उसके घर वालों को। ठीक है, अब इस सब में हुआ क्या कि जब वो पहुंची वहाँ तो उन्हें घसीटा गया, उनको घर के अंदर ले गया गया और उनको रेप किया गया। और ना सिर्फ यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, बल्कि उनको नेकेड परेड भी कराया गया पूरे गांव के अंदर। अब इनिशियल जो मीडिया रिपोर्ट्स थी, उन्होंने सजेस्ट किया कि ये जिरगा ने फैसला किया था, यानी जिरगा ने सेंटेंस किया था मुख्तार अनमाई को गैंग रेप के लिए। लेकिन लेटर जो रिपोर्ट्स आए उसमें जिरगा ने करेक्ट किया इस न्यूज़ को, इस अकाउंट को, और कहा कि नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था, हम लोगों ने तो उल्टा सेटलमेंट कराने की कोशिश की, मुख्तार अनमाई की स्टोरी को एक नेशनल स्टोरी बना दिया। हुआ ये कि फॉलोइंग फ्राइडे एक खुतबा दिया इमाम साहब ने, जिसमें उन्होंने इस रेप के खिलाफ आवाज़ उठाई कि ये गलत है। और ना सिर्फ उन्होंने ये किया, बल्कि उन्होंने कुछ जर्नलिस्ट को भी बुलाया और उन्होंने मुख्तारन की फैमिली से उनको मिलवाया। अब उस टाइम जो है मीडिया की आज़ादी के नए नए थोड़े दिन थे और ये जो खबर थी ये आग की तरह पूरे पाकिस्तान में फैल गई। इन्वॉल्व थे उसके अंदर जो आपकी लोअर कोर्ट थी, उसने 6 men को कन्विक्ट किया और उनको सेंटेंस कर दिया टू डेथ, जबकि बाकी के जो थे उनको बाइज्जत बरी कर दिया। मुख्तार अनमाई को गवर्नमेंट ने 5 लाख रुपए दिए एज अ कॉम्पेंसेशन फॉर द ऑर्डियल दैट शी फेस्ड। एंड इससे उन्होंने इस पैसे को इस्तेमाल करते हुए अपने गांव के अंदर शी क्रिएटेड एंड एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल एंड करेगा। और क्योंकि उनको ऑब्वियसली इंटरनेशनल अटेंशन भी मिली और उनका केस जो था उसको काफ़ी हाईलाइट्स मिले, तो NGOs वगैरह और बाकी इंटरनेशनल डोनर्स ने भी उनको मदद करना शुरू कर दी एंड उन्होंने अपने स्कूल 1 से 2 एक्सपेंड कर लिए। Now we're going to talk about Sharmeen Ubaid Chennai. Sharmeen Ubaid Chennai जो है वो एक completely different story है मुख्तार अनमाई से। She is an independent woman, ठीक है, और इनके लफ्ज़ों में अगर इनको बयान किया जाए तो अकॉर्डिंग टू हर
by bringing the voices of the ordinary people faced with extraordinary challenges to the television screens around the world. I hope to affect change in one community at a time. यानी कि आम लोगों की आवाज़ जो कि बहुत ही गैर मामूली जिनके साथ चैलेंजेस चल रहे हैं उनको स्क्रीन पे ला के दिखा के हाईलाइट करके मैं कम्युनिटीज़ के अंदर जो फ्लॉज हैं उनको ख़त्म करना चाहती हूँ. शर्मीन अबोध चनाई जो है वो 12 नवंबर 1978 को पैदा हुए and she is a Pakistani born American educated filmmaker and journalist. तो 15 डॉक्यूमेंट्रीज जो हैं उन्होंने बनाई हैं जो कि फीचर करती हैं और हाईलाइट करती हैं वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मुस्लिम वर्ल्ड एंड स्पेशली रिगार्डिंग वुमेन. ठीक है, इसके अंदर जो पहली 3 है जिनका मेन हम जिक्र करने वाले हैं वो है सेविंग फेस. सेविंग फेस एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि एक्चुअली स्टोरी है वुमेन एसिड अटैक विक्टिम्स इन पाकिस्तान. ठीक है, और इसके बाद वुमेन ऑफ द होली किंगडम, ये एक प्रोफाइल है सऊदी वुमेन के बारे में. एंड अफ़गानिस्तान अनवेल जिसके अंदर उन्होंने दिखाया कि किस तरह यूएस की इंटरवेंशन से अफ़गानी वुमेन की लाइफ पे क्या फ़र्क पड़ा. बाकी जो फिल्म्स हैं जैसे कि पाकिस्तान डबल गेम हो गए या री इन्वेंटिंग द तालिबान हो गया या टेरर चिल्ड्रन हो गया, तो ये फोकस करती है करंट पॉलिटिकल और सोशल और रिलीजियस क्लाइमेट को जो पाकिस्तान के अंदर हम ऑब्जर्व कर सकते हैं. उनके विजुअल कंट्रीब्यूशंस की वजह से उनको न्यूमरस अवार्ड्स भी दिए गए जिनके अंदर एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट शॉर्ट फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्री 2012, द इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2011, the One World Media Award for Broadcast Journalist of the Year 2007, the South Asian Journalists Association Award 2004 and 2006. मिस अबैद चनाई जो थी उनको रेगुलरली बुलाया जाता है अमेरिकन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर बिफोर फिल्म स्क्रीनिंग्स और साथ ही साथ लेक्चर्स के लिए. 2007 में उन्होंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया जिसका नाम था सिटीजन्स आर्काइव ऑफ पाकिस्तान, और इस प्रोजेक्ट का मकसद ये था कि पाकिस्तान की जो कल्चर और सोशल हेरिटेज है उसको प्रिजर्व किया जाए. शर्मीन एक फॉलो टेड भी हैं. टेड इज़ एक्चुअली टेक्नोलॉजी एंटरटेनमेंट एंड डिज़ाइन, और इसके अंदर ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डेडिकेटेड टू पावर है एंड स्प्रेडिंग द आइडियाज़ ऑफ नॉलेज थ्रू इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज एंड ऑडियो विजुअल मीडिया. तो ये शर्मीन अबैद चनाई के बारे में हम लोगों ने जो उनके अचीवमेंट्स हैं जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं उनको थोड़ा बहुत देख लिया. शर्मीन अबैद चनाई ने एक्चुअली पढ़ा है स्मिथ कॉलेज इन नॉर्थ एम्पटन मैसाचुसेट्स से, और उनकी जो बैचलर्स की डिग्री है वो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नमेंट के अंदर है. 2 उन्होंने मास्टर्स की डिग्री जो है वो ली हैं, एक इंटरनेशनल पॉलिसी स्टडीज़ के अंदर और एक कम्युनिकेशन के लिए फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी. शर्मीन अबैद चनाई एक फिल्म प्रोड्यूसर हैं, एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने काम किया है तकरीबन 14 से ज़्यादा मूवीज़ के ऊपर, 14 से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ के ऊपर विद द मेजर नेटवर्क्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड ब्रिटेन. ठीक है, इसके अंदर चिल्ड्रन ऑफ द तालिबान, इस वीडियो पे उन्होंने काम किया था डैनिश के साथ. द लॉस्ट जनरेशन, ये इराकी एग्जाइल्स के बारे में है, एंड ऑल्सो द अफ़गानिस्तान अनवेल जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं. इन्होंने रेफ्यूजीज़ के साथ भी काफ़ी काम किया है, वुमेन एडवोकेसी के लिए भी काफ़ी काम किया है, और ह्यूमन राइट डिफेंडर्स के साथ भी इन्होंने काम किया है. बाय ब्रिंगिंग देयर वॉइसेस आउटसाइड द वर्ल्ड शी हैज़ ऑफन हेल्प्ड देम ब्रिंग अबाउट अ क्रिटिकल चेंज इन देयर कम्युनिटी. स्पेशली जो ऑनर किलिंग की वीडियो जिन्होंने बनाई है, जो एसिड अटैक के जो डॉक्यूमेंट्रीज उन्होंने बनाए, तो इसके अंदर वो हाईलाइट करती हैं कि कौन से सोसाइटल एटीट्यूड्स जो हैं, कौन सी कल्चरल प्रैक्टिसेस जो हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत है ताकि पाकिस्तान जो है वो अपने जो हमारे ट्रेडिशनल नॉर्म्स हैं इनसे निकल सके, इम्प्रूव कर सके, जेंडर इक्विटी और जेंडर इक्वालिटी की तरफ मूव कर सके जहाँ पे दुनिया पहले पहुँच चुकी है. ये तो हो गई शर्मीन अबैद चनाई की बात. अब हम बात करेंगे मलाला यूसुफज़ई की. मलाला यूसुफज़ई इज़ एन आइकन फॉर एजुकेशन एंड ऑल्सो फॉर ग्लोबल पीस. एंड अब तो इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे. ऑलरेडी यू गाइस मस्ट नो अबाउट हर. 9 अक्टूबर 2012 को मलाला को तालिबान ने शूट किया था इन द नेक एंड हेड, बट शी सर्वाइव दैट. और इनको क्यों शूट किया गया था? बिकॉज ऑफ हर व्यूज़ कि औरतों को एजुकेशन का चांस देना चाहिए. मलाला जो थी और उनके अपने बाबा के स्कूल ज़ियाउद्दीन यूसुफज़ई उनके बाबा का नाम है, उस स्कूल में जाती थी. ज़ियाउद्दीन जो है वो एक एंटी तालिबान एक्टिविस्ट हैं, और तालिबान ने जब गर्ल्स स्कूल को अटैक करना शुरू किया सवात में, तो मलाला यूसुफज़ई ने स्पीच दी कि हाउ डेयर द तालिबान टेक अवे माई बेसिक राइट टू एजुकेशन.
جب وہ 14 سال کی ہوئیں تو طالبان نے ان کو ڈیتھ تھریٹس دینا شروع کر دیے. آلدو آپ نے جو ہے وہ سروائیو بھی کر گئیں, اور پھر انہوں نے فردر کنٹینیو کیا آن دا امپورٹینس آف ایجوکیشن اینڈ بائی دا طالبان 2013 میں پبلش کی. 2014 میں شی وان دا نوبل پیس پرائز, اور نواز شریف جو اس وقت پرائم منسٹر تھے انہوں نے کانگریچولیٹ کرتے ہوئے ملالہ کو یہ الفاظ استعمال کیے کہ وہ ہمارے ملک کا فخر ہے, اور اس نے ہم تمام لوگوں کو فخر محسوس کرایا ہے. ہر اچیومنٹ از unparalleled اینڈ کمٹمنٹ. UN سیکرٹری جنرل بان کی مون جو ہے انہوں نے ملالہ کو ڈسکرائب کیا ہے ایز اے بریو اینڈ جینٹل ایڈوکیٹ آف پیس who thought that the simple act of going to school became a global teacher. ملالہ یوسفزئی جو ہیں یونائٹڈ نیشن کے اندر 2013 میں انہوں نے جب خود اپنی اسپیچ دی تو انہوں نے ہائی لائٹ کیا فوکس ایجوکیشن اور وومن رائٹس کے اوپر, اور ورلڈ لیڈرز کو ارج کیا کہ وہ پالیسیز کو چینج کریں ان دو چیزوں کے لیے. یوسفزئی نے اپنے اٹیک کے بعد کہا کہ ٹیررسٹ کو یہ لگتا تھا کہ وہ مجھ سے سب کچھ چھین لیں گے, میری زندگی میں جو میرے ایمز ہیں ان کو ختم کر دیں گے, ایمبیشنز کو بدل ڈالیں گے, پر وہ میری زندگی میں کچھ بھی نہ بدل پائے ایکسیپٹ اس چیز کے کہ جو میرے اندر کمزوری تھی, جو خوف تھا اور جو مایوسی تھی وہ مر گئے. Strength, power and courage were born. تو she also urged action against illiteracy, poverty and terrorism. ایکسٹریمسٹ جو تھے اکارڈنگ ٹو ہر she also urged کہ جو ایکسٹریمسٹ ہیں وہ اصل میں ایجوکیشن سے ڈرتے ہیں. بکس اور پینسل نے قلم کو انہوں نے موسٹ امپورٹنٹ اینڈ موسٹ پاورفل ویپن ڈکلیئر کیا. ملالہ یوسفزئی کے آنر میں ملالہ ڈے بھی سیلیبریٹ کیا جاتا ہے گلوبلی, جو کہ 2013 کی اسپیچ کے بعد سیکرٹری جنرل نے منایا تھا. بن کی مون نے پروناؤنس کیا تھا 12 جون ایز یوسفزئی's برتھ ڈے, ملالہ ڈے. اور ینگ لیڈر ایکٹیویزم کو انشور کرانے کے لیے ایجوکیشن فار آل چلڈرن ان کو آنر کرنے کے لیے ملالہ نے سیکنڈلی اپنی جو برتھ ڈے پہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی بچے کو مار نہیں دینا چاہیے کیونکہ وہ اسکول جانا چاہتا ہے, اور کسی بھی جگہ کسی بھی ٹیچر کو خوف نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ وہ بچوں کو پڑھا رہا ہے. ٹوگیدر وی کین چینج دا پکچر. ملالہ کی اگر ہم ارلی لائف کی بات کریں تو وہ منگوڑا کے اندر پیدا ہوئی پاکستان میں, اور ان کی جو کنٹری جس علاقے میں وہ رہتی تھی وہ سوات ویلی تھی 12 جولائی 1997 کو. اور فرسٹ ٹائم جو ان کی زندگی کے شروع کے سال تھے اس دوران سوات جو ہے وہ ایک بہت پاپولر ٹورسٹ اسپاٹ رہا تھا, لیکن لیٹر آن طالبان کے کنٹرول میں آتے ہی چیزیں جو تھیں وہ ڈراسٹکلی چینج ہو گئیں. ایجوکیشن ایکٹیوسٹ تھی ملالہ یوسفزئی, جیسے کہ ہم یہ ساری باتیں پہلے کر چکے ہیں. ان کے بیانات, ان کا قلم اور کتابوں کو موسٹ امپورٹنٹ ویپن قرار دینا, ٹھیک ہے, یہ تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم بات کریں تو 2008 میں انہوں نے پہلے وہ اسپیچ دی تھی جس کا ٹائٹل ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں کہ ہاؤ ڈیئر دا طالبان ٹیک اوے مائی بیسک رائٹ ٹو ایجوکیشن. پھر 2009 کے اندر ملالہ یوسفزئی نے گل مکائی کے نام سے BBC میں بلاگنگ کرنا شروع کی تھی. لیٹر آن اس 2009 کے ہی اینڈ میں تقریباً یہ پتہ چل گیا تھا کہ وہ ملالہ یوسفزئی ہیں, اور جب ان کا پبلک پلیٹ فارم ان کو ملا تو یوسفزئی نے زیادہ فورسفلی ایمفسائز کیا اور ہائی لائٹ کیا جو ویمن رائٹ آف ایجوکیشن تھا یا چلڈرن رائٹ آف ایجوکیشن تھا اس کو, اور ان کا جو ایکٹیویزم تھا that resulted into the nomination for the International Children Peace Prize 2011, اور اسی سال ان کو پاکستان نیشنل یوتھ پیس پرائز کا بھی ملا. پاکستان وہ واپس آئیں اپنے جب ان کو شوٹ کیا گیا اس کے بعد وہ 5 سال بعد 2018 مارچ کے اندر پاکستان واپس آئے, اور شاید حقان عباسی کے آفس میں وہ گئیں. انہوں نے ایک ایموشنل اسپیچ ڈیلیور کی کہ میں کبھی اپنے ملک کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی, میں ہمیشہ واپس آنا چاہتی تھی. اور اپنے 4 دن کے جو ان کا ٹرپ تھا اس کے اندر ملالہ سوات گئیں, اور سوات کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جس جگہ ان کو گولی ماری گئی وہ بھی وہاں پہ بھی گئیں. اور ایڈیشنلی انہوں نے ایک اسکول بھی انوگریٹ کیا, گرلز اسکول, جو کہ ملالہ فنڈ سے بلڈ کیا گیا. ملالہ کے باقی ایوارڈز جو ہیں ان کے ورک کو کافی اکنالج کیا گیا تھا. یورپین پارلیمنٹ کے اندر بھی ان کو ریکگنائز کیا گیا تھا. کینیڈین سٹیزن شپ بھی ان کو جو ہے دی گئی تھی, آنرری دی گئی تھی, اینڈ شی از دا 6th اینڈ دا ینگیسٹ پرسن آف دا کنٹری ٹو اچیو دیٹ. اور ان کو UN میسنجر آف پیس ٹو پروموٹ گرلز ایجوکیشن بھی بنایا گیا تو 2017 کے اندر.
मलाला यूसुफजई के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है जो कि अक्टूबर 2015 में रिलीज़ हुई थी, जिसका नाम है ही नेम्ड मी मलाला। उसके अंदर एक हमें इंटीमेट व्यू जो है मलाला की ज़िंदगी के बारे में और उनकी कमिटमेंट के बारे में सपोर्ट एजुकेशन वो हमें समझ आ सकती है। मलाला यूसुफजई ने 2017 में ट्वीट किया अगस्त के अंदर कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट हो गए हैं और वो वहाँ पे फ़िलासफ़ी, पॉलिटिक्स और इकनॉमिक्स पढ़ेंगी। तो ये हमारी 3 केस स्टडीज़ थी जिनके बारे में हमने बात की। एक हमें जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में बता रही थी, एक हमें वुमेन इंडिपेंडेंस और वुमेन किस तरह अगर ख़ुद स्ट्रॉन्ग हो तो वो दूसरों को भी एक आवाज़ दे सकती है। शमीन नबोचन से हमें ये बात पता चलती है। और मलाला यूसुफजई किस तरह एक बच्ची होते हुए वो डरी नहीं बल्कि वो एजुकेशन के लिए खड़ी हुई और आज किस तरह उनको यूनाइटेड नेशन के साथ साथ ग्लोबली रिकग्नाइज किया जाता है और 12 जुलाई को उनका डे मनाया जाता है। सो दीज आर पाकिस्तानी वुमेन गाइस जिनको हमने केस स्टडी के अंदर डिस्कस किया एंड दिस वाज द लास्ट लेक्चर। एंड आई मस्ट से अगर अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि मज़ीद ऐसे कोर्सेज हम स्टार्ट करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो, जो आपको CSS एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, तो यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड you like this video, share this video with your friends and also कमेंट्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ओके, थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।